कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई पेपर 2 का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। मैंने पेपर में कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर के दौरान। 55 क्वेश्चन हम कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक आई है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मेरे को CPWD डिपार्टमेंट मिला है और मैं आपको अपने टोटल मार्क्स दिखा देता हूँ। मेंस के अंदर मेरे 233 मार्क्स हैं। 95% एक्यूरेसी के साथ मैंने पेपर 2 को अटैम्प्ट किया था। उसके अलावा ये मेरे एजुके 2021 में मैंने बीटेक करी है और उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे 336 टोटल मार्क्स थे जो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मेरे को मनचाहा डिपार्टमेंट और लोकेशन नहीं मिल रही थी, जिस वजह से मैंने 2023 का एग्ज़ाम दोबारा दिया और मेरी 8वीं रैंक आई है। उसके अलावा गेट 2021, 22 और 24 ये तीनों मेरे अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हैं। उसके अलावा 2 साल मैंने जॉब भी करी है बीटेक के बाद। हेड ऑफिस एक कंपनी में मैं करता था और अगस्त 2023 से नवंबर 2023 यानी करीब 4 महीने केवल एसएससी जेई के लिए फोकस होकर पढ़ा मैंने और केवल यूट्यूब से पढ़ा है मैंने। तो उसके बेस पे ही मेरी ये 8th रैंक आई है। और कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़े, क्या स्ट्रेटजी हो, वो सब मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो रिस्पॉन्स शीट है फाइनल आंसर की पेपर 2 की, उसके थ्रू मैं करवा रहा हूँ। हम 55 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। A hydraulic jump is considered as an oscillating jump when the force number of the incoming flow lies between the 2.5 and 4.5। डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब की बार जो ओपन चैनल फ्लो से और ये हाइड्रोलिक मशीन पंप वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन है और इतनी मेहनत लगती नहीं है इनको पढ़ने में। अगर आप इसको रिवाइज़ करोगे तो हार्डली 30 मिनट के आसपास रिवाइज़ करने में लगता है। और अगर पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ो इन दोनों चैप्टर की तो 4 से 5 घंटे में हो जाती है। और अब की बार इससे करीब 5-6 क्वेश्चन आए हैं तो आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए मैं कहूँगा इनको आपको छोड़ना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो ओसिलेटिंग जंप होता है उसके लिए फोर्स नंबर की वैल्यू 2.5 से 4.5 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 57। एज पर IS सोयल क्लासिफिकेशन द कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सोयल सैंपल इज ग्रेटर देन 6। कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज़्यादा है और कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सोयल हमारी वेल ग्रेडेड है। और हमें पता है जो सोयल होती है, सोयल के लिए कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज़्यादा होता है। और जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल के लिए कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज़्यादा होता है। तो 6 से ज़्यादा वाला सोयल होती है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो सोयल वेल ग्रेडेड और एक ग्रेवल वेल ग्रेडेड। अगर 4 से ज़्यादा होती तो ग्रेवल वाला ऑप्शन होता, लेकिन अब इसमें 6 से ज़्यादा, तो आंसर होगा हमारा सोयल वेल ग्रेडेड। ईजी क्वेश्चन था ये भी। तो अब तक हम 2 क्वेश्चन करे, दोनों इजीली होने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन थे। हार्डली 15 से 20 सेकंड दोनों क्वेश्चन को करने में लगती, जबकि पेपर के अंदर हमारे को अगर एवरेज लेके चलें तो 72 सेकंड है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो शुरू के क्वेश्चन आपके 30 से 40 मिनट में जितने भी आपको इजी क्वेश्चन है वे लगभग सभी हो जाते हैं। उसके बाद के 1 से सवा घंटे में जो थोड़े न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है या जिनमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह है आपको वे करने थे। टाइम की कोई दिक्कत वैसे इस पेपर में नहीं आने वाली है, तो इसलिए थोड़ा माइंड को उसी हिसाब से प्रिपेयर करके अपने 58 नंबर क्वेश्चन। कंबाइन करेक्शन बुझी हुई इसने रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर की वजह से। तो कंबाइन करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है -0.0673 डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को हम किलोमीटर के अंदर पुट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर के अंदर आएगा। तो कैलकुलेटर था, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर। ये जो 2500 मीटर है इसको हमें किलोमीटर में पुट करना था। और वैसे देख सकते हो सारे ऑप्शन दूर दूर हैं, अगर यूनिट ना भी लेके चलें तो भी इसका आंसर आपका ठीक ही आता। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी। 59 नंबर क्वेश्चन।
ए सोल्यूशन ऑफ रेजिन और रेजिनियस सब्सटेंस डिजोल्व इन अल्कोहल, टर्पेंटाइन और स्पिरिट इज कॉल्ड ए वार्निश। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसने रेजिन वार्निश, स्पिरिट बेस वार्निश, मतलब उसके अंदर डीप जाके नहीं बुझा, बस केवल डेफिनेशन बुझ ली कि अगर रेजिन डिजोल्व इन अल्कोहल, टर्पेंटाइन या स्पिरिट वार्निश होती है। इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है? इस क्वेश्चन में हार्डली 5 से 7 सेकंड लगती। 60 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द एयर पोल्यूटेंट विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या क्या होते हैं? जिनका हमें सोर्स नहीं पता या फिर जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के साथ कंबाइन करके बनते हैं उनको हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। अब इसमें नहीं है और नोट को इसने हाईलाइट भी कर दिया। तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट सेकेंडरी, फोटोकेमिकल स्मोक सेकेंडरी, ओजोन सेकेंडरी, बचा कौन सा? हैलोजन। तो बिल्कुल इजीली होने वाला क्वेश्चन। तो आज तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो पाँचों बिल्कुल ऐसे थे। इन 5 क्वेश्चन में हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगती है। अगर पाँचों क्वेश्चन इकट्ठे अगर हम देखें तो सभी में 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे में होने वाले क्वेश्चन थे। अब 60 नंबर 1 क्वेश्चन। अब ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में इसने जो फाउंडेशन के अंदर पीसीसी है, जो यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसमें 1.1 मीटर थिक जो ये पीसीसी दी हुई है और इसकी थिकनेस कितनी है? इसमें करीब 30 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। ये देख सकते हो आप, 30 सेंटीमीटर थिकनेस है और 1.1 मीटर इसकी विड्थ है। तो जो ये लाइम कंक्रीट है, इसके ज़रिए हम इसकी पीसीसी कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी निकालनी थी। और ये ऊपर से इसका जो प्लान है वो कैसे दिख रहा है? इसमें 2 रूम थे, 4x6 का एक रूम, 6x6 का एक रूम। अब इसमें फाउंडेशन के अंदर पीसीसी निकालनी है, तो इसमें दरवाजे और खिड़कियों का तो कोई रोल था ही नहीं। इसमें बस हमें लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल और लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल वो निकालनी थी। और लेंथ निकालने के बाद इसकी विड्थ यानी कि 1.1 मीटर और जो इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करके इसकी वॉल्यूम आ जाती है हमारी। तो ईजीली होने वाला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग था। इसके अंदर जो हमें लेंथ निकालनी थी, जैसे कि एक दीवार की मैं लेंथ आपको बता देता हूँ कैसे निकालनी थी। जैसे 4x6 मीटर का रूम है, तो जो ये लंबे वाली लेंथ दिख रही है वो 6 मीटर है। 6 मीटर की ये 3 दीवार हैं, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर और ये 6 मीटर। 6 मीटर की 3 दीवार हैं। सबसे पहले हम अगर इन दीवारों को बनाएंगे तो हमें पता है लेंथ ऑफ वॉल किसके बराबर होती है? जो ऊपर हमें वॉल दिख रही है उसकी लेंथ प्लस जो फाउंडेशन की विड्थ है माइनस वॉल की जो विड्थ है। यानी कि अगर हम शुरू में कोई वॉल को एक्सकवेट कर रहे हैं या फाउंडेशन को एक्सकवेट कर रहे हैं तो यहीं लेते हैं ना फॉर्मूला कि भाई दीवार की लेंथ कितनी है और जो फाउंडेशन की विड्थ है माइनस वॉल की विड्थ। तो 6 मीटर तो दीवार की लेंथ हो गई इसमें, मतलब जो रूम के अंदर अंदर है वो 6 मीटर हो गया और 30 सेंटीमीटर बाहर वाली जो दीवार है यानी कि वो हो गई 6.6। लेंथ ऑफ वॉल यानी कि दीवार जो हमें बाहर से यानी कि ऊपर से दिख रही है वो हो गई 6.60 प्लस पीसीसी है 1.10 मीटर माइनस दीवार है 30 सेंटीमीटर। तो जो ये लंबे वाली दीवार है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6.60 प्लस 1.10 माइनस 30, 80 प्लस 60 7.40 मीटर। तो 7.40 मीटर की तो 3 दीवार हैं और जो फिर ये छोटे वाली दीवार बच गई इसकी कितनी होएगी? इसकी हम केवल 4 मीटर ही लेंगे। ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है प्लस 6 और 4 10, 10 और 10 20। तो जो ये टोटल लेंथ है तो दोस्तों 7.40 ये हो गई हमारी जो लॉन्ग वॉल की लेंथ है 7.40। और ऐसी ऐसी 3 वॉल हैं और जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो एक तो है 4 मीटर, एक है 6 मीटर यानी कि 10 मीटर। और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तो हम 1.10 माइनस 0.30
जो ये वाली चीज़ है, इसको इसके अंदर ऐड कर रहे थे 6.60 के अंदर। यहाँ हमें ये माइनस करनी पड़ेगी, एक बार 4 मीटर से, एक बार 6 मीटर से, तो कितनी माइनस हो जाएगी 1.60। ये आ गई हमारी 10⁻9 8.40 मीटर। तो 8.40 मीटर क्या है, ये वाली और ये वाली लेंथ। तो ऐसी ऐसी दो दीवार हैं, 7.40 की 3 दीवारें हैं। और वहाँ पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर था ही, तो इसको हम कैलकुलेटर में करते हैं। 7.40 मीटर की 3 दीवारें हैं, 7.40 की 3 दीवारें हैं, ठीक है। और 8.40 मीटर, 8.40 इंटू 2, इसकी 2 दीवारें हैं। नीचे वाला यानी कि 4 और 6 दोनों को इकट्ठा करके मैंने 8.40 लिया है, उसकी 2 दीवारें थी। ये तो हो गई लेंथ। अब जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसमें देखो 1.10 मीटर पीसीसी की क्या है, विड्थ है, 1.1 विड्थ है, और 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो 12.87। कैलकुलेटर था, इजीली हो सकता था 12.87, केवल एक ही ऑप्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसको मैंने क्वेश्चन को आखिरी में किया था क्योंकि इसमें थोड़ी न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा था, लेकिन इजीली होने वाला क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से करते तो होने वाला क्वेश्चन था ये। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए पर्सन कंस्ट्रक्ट ए वेयर हाउस एट ए कॉस्ट ऑफ 4 लाख एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। द वेयर हाउस विल बिकम द ऑब्सोल्यूट आफ्टर 10 ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एनुअली डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज। तो दोस्तों 4 लाख का वेयर हाउस है, 10% उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो 10 साल के बाद उस वेयर हाउस को बनाने के लिए उसको कितने रुपए चाहिए, 10% तो उसको वापस मिल जाएंगे, यानी कि 4 लाख का 10% 40,000, बचे कितने 3,60,000। उस वेयर हाउस को दोबारा बनाने के लिए उसको 3,60,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि उसको हर साल कितने रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, जिससे वो वेयर हाउस को दोबारा बना पाए। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हमें चाहिए वो किसके बराबर है, सिंकिंग फंड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय i+1 रेज टू द पावर n-1। n दिया हुआ हमारे पास 10 ईयर। सिंकिंग फंड की वैल्यू जो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा वो है 3,60,000 रुपये। आई की वैल्यू है 5%, 5% दी हुई है। तो एस पता है, आई पता है, एन पता है, और हमें आई की वैल्यू निकालनी थी। कैलकुलेटर हमारे पास था तो इसको हम सोल्व करके निकाल सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको बिल्कुल आखिरी में अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें वॉल सर्कल बियरिंग को कोरोस्पोंडेंस क्वाड्रिलेटरल बियरिंग के साथ हमें मैच करना था। तो बिल्कुल ईजी है, हमें पता वॉल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंट बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम सबको पता है, बिल्कुल सर्वे के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे 144 डिग्री 30 सेकेंड और 30 मिनट है पहला ऑप्शन, 144 हो गया कुछ यहाँ पे 144। तो इसको हम क्या करेंगे, साउथ से किस तरफ चलना पड़ रहा है हमें, ईस्ट से, साउथ से ईस्ट। साउथ ईस्ट ऑप्शन में कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कितना चलना पड़ रहा है हमें, 180 में से 144 को माइनस कर दो। कैलकुलेटर हमारे पास था ही, तो 180 में से 144 को माइनस करेंगे तो करीब 36 के आसपास कुछ आएगा। तो ये रहा 4 नंबर ऑप्शन, 35 30। तो पी का 4, तो ऐसे ही QRS, इनमें से कोई सा भी एक और करके मैच दी फॉलोइंग करके आप इसको इजीली निकाल सकते थे आंसर। इसको भी इजी क्वेश्चन में ही कहेंगे। तो आज अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सभी इजी वाले ही आए हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 456 डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज ओकरिंग आफ्टर द इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज ऑफ RCC स्ट्रक्चर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। यानी कि दीवार वगैरह बनने के बाद जो भी टोटल इफेक्ट है, जो डिफ्लेक्शन होएगी उसकी वजह से
वो स्पैन बाय 350 या 20 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और टोटल कितनी होती है? टोटल होती है, टोटल क्या लो या जो मैक्सिमम वाली है स्पैन बाय 250। लेकिन एक बार जो दीवारें वगैरह बन जाती हैं तो उसकी वजह से कितनी होती है? स्पैन बाय 350 या 20 mm। वहीं हमसे पूछा हुआ था डायरेक्ट, जो हम पढ़ते हैं आरसीसी के अंदर, वहीं क्वेश्चन था ये। 65 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग बियरिंग वर टेकन ऑन ए क्लोज कंपास ट्रांसवर्स, कैलकुलेटेड द करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ द लाइन डी ई बाय एज्यूमिंग दैट द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ द लाइन सी डी इज करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, और ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मेथड ये था कि जैसे किसने दिया हुआ कि डी की बियरिंग ठीक है, तो जो लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है डी नंबर स्टेशन पे और ई नंबर स्टेशन पे नहीं है, तो डी से हम सी की तरफ जाएंगे, सी से बी की तरफ जाएंगे, और उसी तरीके से हम जो करेक्ट बियरिंग है वो निकाल लेंगे। और इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, उस जैसे कि दो होते हैं, एक तो होता है ओपन ट्रांसवर्स के केस में, एक होता है क्लोज ट्रांसवर्स के केस में। तो जो ये वाला मेथड था ये क्लोज ट्रांसवर्स का जो मेथड है उसके थ्रू होना था। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो होता है 2n-4 × 90 डिग्री। तो पहले तो हमें सम निकालना था, और जैसे 5 हैं तो सभी के हम इंक्लूडेड एंगल मेथड के थ्रू एंगल निकालते, फिर चेक करते कि 2n-4 × 90 डिग्री से वो कितना चेंज आ रहा है, कितना का डिफरेंस है, और जो फिर वो डिफरेंस है उसको सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ये एज्यूम करते हुए कि जो इसने दिया हुआ सी डी की बियरिंग करेक्ट है, यानी कि सी डी की बियरिंग करेक्ट है, उस चीज़ को एज्यूम करते हुए हम उसको सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम सोचते हैं कि नॉर्मली जैसे कि ये ओपन ट्रांसवर्स के अंदर सी डी की करेक्ट है, तो उसी से हम आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया था, लेकिन वो गलत मेथड हो गया था। बाकी इसमें एसएससी की भी गलती है, इस क्वेश्चन को इसने थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हमें इस वाले मेथड से इसको करना, क्योंकि दो मेथड है तो हम तो किसी भी इजी वाले मेथड से ही करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एसएससी का, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन को करना होता है। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 पेयर दिए हुए हैं PQRS विद रिस्पेक्ट टू द जीपीएस रिसीवर यूज इन द जीपीएस सर्वे, और इसका कोई प्रोसेसर वगैरह होता होगा, जैसे PGPS रिसीवर, L बैंड रेडियो प्रोसेसर, सेल्फ कंटेन जीपीएस रिसीवर ऑल्सो नोन एज जीपीएस माइस। तो सच बताना मेरे हिसाब से ये वाला आज से पहले किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला ही था। और अच्छी बात क्या रही, इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी और आखिरी में सभी को आंसर मिल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तो देखते ही छोड़ दिया था, क्योंकि आज से पहले मैंने इस टाइप के टर्म कभी देखे ही नहीं थे, तो इसको अटेम्प्ट करने का मतलब भी क्या था। 67 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्बेस्टोस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है व्हेन एस्बेस्टोस इज हीटेड बिलो 550 डिग्री एस्बेस्टोस लूज इट्स इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ एंड बिकम ब्रिटल बट रिस्टोर इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ए इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, एस्बेस्टोस मॉलिक्यूल आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर ओनली इन द वन डायरेक्शन वेयर एज द इंटरनल बॉन्ड विद द एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज क्वाइट वीक। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो एस्बेस्टोस के मॉलिक्यूल होते हैं वे केवल एक डायरेक्शन में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, जबकि जो लेटरल बॉन्ड होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका बॉन्ड वीक होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मेरे को नहीं आती थी, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मेरे को तो बस बेसिक एस्बेस्टोस के बारे में ये पता था, जैसे कि ये टिन शेड वगैरह इस टाइप की जो सीट होती है ना, टिन शेड वगैरह
जो सीमेंट कंक्रीट टाइप से की बनी होती हैं तो वे एस्बेस्टोस की शीट होती हैं। इतना मेरे को आइडिया था भाई। सिलिकेट बेस मटेरियल होता है, थर्मल प्रॉपर्टी इनकी बढ़िया होती हैं, तो इतना पढ़ा हुआ था। लेकिन जो क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था, तो इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। 68 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ ए सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम whose width is 200 mm, effective depth 400 mm. Consider the grade of steel 415. लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ था इसने लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से। 415 जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसके लिए कितना होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Fe 415 में होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 0.138 FCK B इंटू डी स्क्वायर, जो सिंगली रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम है 415 ग्रेड के लिए। तो एफ सी की वैल्यू इसमें दी हुई है 20 और बी और डी की भी वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेटर हमारे पास था ही, तो इसको जब हम करेंगे 0.138 एफ सी के यानी कि 20, बी है 200 mm, डी स्क्वायर यानी कि 400 mm का स्क्वायर यानी 4 चौक 16, तो 88.32। तो अप्रोक्सीमेट जैसे इस टाइप से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, कैलकुलेटर में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। 69 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम रोडवे विड्थ इन ए माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। तो नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं अगर सिंगल लेन का रोड होगा तो 3.75, और अगर मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर होता है पर लेन के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल डीप में ही जाके कि भाई सिंगल लेन विलेज रोड में कितना होगा, माउंटेनियस रोड में कितना होगा, तो ये मैंने ना तो पढ़ा हुआ था और ना मैंने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। 70 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कटबैक बिटुमन्स एंड द फ्लक्सिंग एजेंट। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने हल्का हल्का पढ़ा हुआ था कि रैपिड क्यूरिंग के अंदर कौन सा यूज होता है, मीडियम क्यूरिंग में, लेकिन इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं था, तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखा था कि बाद में इसको देखेंगे, लेकिन बाद में मुझे इसका सही आंसर समझ नहीं आया, तो इसको मैंने नहीं किया। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, जो रैपिड क्यूरिंग होता है 1 नंबर उसमें होता है नैफ्था और गैसोलीन, और मीडियम क्यूरिंग में होता है कैरोसिन, स्लो क्यूरिंग में होते हैं लाइट ऑयल्स। तो केवल 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट मैच था। तो 1 का ये था और इसका ये था। तो जिस क्वेश्चन में ऐसे डाउट हो तो उसको आप छोड़ सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। 71 नंबर क्वेश्चन, द रेशो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल इज 2.5, फाइंड द रेशो ऑफ द एलोंगेशन इन द टू बार ऑफ दिस मटेरियल इफ दे आर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया एंड सब्जेक्टेड टू द सेम फोर्स। तो डेल्टा एल की जो रेशो है वो इसने पूछा हुआ था, उनके यंग मॉडुलस का रेशो इसने दिया हुआ था। तो डेल्टा एल किसके बराबर होता है? डेल्टा एल होता है PL अपॉन ए। तो यानी कि ई नीचे आता है, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 ये किसके बराबर हो जाएगा? P सेम है, L सेम है, A सेम है, E2 बाई E1 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2.5 यानी कि 0.4। तो कितना इजी क्वेश्चन था। 72 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ डाया 200 mm एंड द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें रेनॉल्ड नंबर निकालना था। रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला हम फ्लूइड में पढ़ते हैं वो क्या होता है? रो वी डी बाई म्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी बाई म्यू। म्यू क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.01 इंटू 10⁻⁻4। इसको जब हम पुट करेंगे वेलोसिटी कितनी है? 5। ऑप्शन सारे दूर दूर हैं इसमें सारे के सारे, तो यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है। डाया कितना है? 200 mm, 2 लिख दो बस, क्या फ़र्क पड़ रहा है, डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.01 इंटू 10⁻⁻4। इसको 1 लिख दो, तो 5 2 जा 10, इसको हटा दो, बचा क्या 1। अब 1 देखो किस में है? 1 केवल इसमें है, और किसी में 1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा।
तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें यूनिट वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 0.01 इंटू 10⁻⁴ को केवल मैंने 1 लिखा है, वो तो बाद में कट पिट जाना है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है यानी कि 1, 2, 1.5, तो इस टाइप की चीज़ें देखनी है बस हमें। तो ईजिली होने वाला क्वेश्चन था ये। 73 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेंट्रोइड बताना था इस डायग्राम का, और इसके अंदर हमने ये बीच में ये कट लगाया हुआ है, यानी कि 150 mm का जो सर्कल है वो गायब है, इसके अंदर से रिमूव कर रखा है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड का। हम नॉर्मली निकालते हैं और इजीली होने वाला क्वेश्चन है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है एरिया 1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 अपॉन A1 प्लस A2। अब इसके अंदर 150 mm का डाया का जो सर्कल है ये हमने गायब कर दिया, तो जो A2 है वो किसके बराबर होएगा, -π/4 इंटू 150 का स्क्वायर। बस इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यही थी कि जो भी एरिया को हम रिमूव करेंगे तो उसका एरिया हम माइनस के अंदर लिखेंगे, और बाकी सब चीज़ें तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आखिरी में अटैम्प्ट करना था, लेकिन होने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल आखिरी में अटैम्प्ट किया था क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। 75 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी whose ओरिजिनल कॉस्ट इज 30 लाख। कंसिडर इट्स स्क्रैप वैल्यू एज 3 लाख आफ्टर 30 ईयर। यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 30 लाख का कोई आइटम है, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है, तो कमी कितनी आ गई उसके अंदर, 27 लाख की वैल्यू उसकी कम हो जा रही है 30 साल में। तो हर साल कितनी कम हो जा रही है, हर साल कम हो रही है ये 27 लाख की इसके अंदर कमी आ गई 30 साल के अंदर। तो 3 9 जा 27, तो 90,000। कितना इजी क्वेश्चन था, बिना कैलकुलेटर के भी हो सकता था। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द टिम्बर विच इज नॉट कोज बाय द सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ऐसा डिफेक्ट टिम्बर के अंदर जो कि सीजनिंग की वजह से नहीं होता। अब इसके अंदर मैं बता दूं, मुझे स्प्लिट पता था, वारपेज पता था, चेक्स पता था, लेकिन जो ये रिंगेल है ये मैंने पहली बार पेपर में पढ़ा था, लेकिन मुझे स्प्लिटिंग, वारपेज और चेक्स के बारे में पता था, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाया और ये मेरा ठीक भी हो गया। हमें पता है सीजनिंग की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। सीजनिंग की वजह से वो स्प्लिट हो सकता है, वारपेज हो सकता है, उसके अंदर चेक्स डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जो रिंगल है ये नहीं पड़ा था, तो अलग सा था, तो इसको मैंने अटैम्प्ट कर दिया। तो कुछ क्वेश्चन में तुक्के भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन वे हम तभी लगाए मैंने जब मेरे को इन 3 के बारे में पता था और इसके बारे में नहीं पता था। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन करे। इसके अंदर 2 तो IAS कोड के बिल्कुल डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन कोई और कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट था। तो इन 20 में से 17 होने वाले क्वेश्चन थे, और जिन्होंने ये 17 या 18 क्वेश्चन इस आज का जो हमने देखा जो आसान क्वेश्चन थे वे करे होंगे, उसकी बढ़िया रैंक आई होगी। तो आपको भी पेपर के अंदर यहीं 20 में से 17-18 क्वेश्चन ढूंढने हैं, और वे अगर आप करते हो आसान क्वेश्चन तो आपकी बढ़िया रैंक आएगी। तो ठीक है दोस्तों, जो बचे हुए अभी हमारे 25 क्वेश्चन बच गए हैं उनको एक और वीडियो के अंदर कवर करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई और सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं। आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर पाएंगे पेपर के अंदर, और उनको ठीक कर पाएंगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें अच्छे से जिससे सिलेक्शन हो, तो वो पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो मैं बनाता रहूँगा आप सबके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।